तो वहाँ पर जो है ना चीज़ों को समझने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता और आप इजीली जो है फ़ौरन सवाल समझ गए, आप उसका आंसर सीधा जो है उसको ढूंढने में लग जाते हैं। तो आज जो है हम लोग पेपर 2 देखेंगे, इंग्लिश का पेपर 2। तो मैं ये पैसेज जो है इसको स्किप कर रहा हूँ बिकॉज यू नो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। चूज द सेंटेंस इन विच द करेक्ट आर्टिकल्स आर यूज्ड। नाउ यहाँ पर 4 हमारे पास दिए गए हैं। द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, एंड ओल्ड इज रिस्पेक्टेड बाय अ यंग, ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, एंड द फोर्थ वन इज द ओल्ड इज रिस्पेक्टेड बाय द यंग। अब देखिए ए एंड द आर्टिकल हो गया, ये हमको मालूम है यूज करना, लेकिन आर्टिकल के अंदर आपने पढ़ा ही होगा कि ए और एन, और एक हो गया डेफिनेट आर्टिकल, जो हो गया द। तो इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल का डिफरेंशिएशन यही है, द आप तभी यूज करते हैं जब आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर चीज है, जिसके बारे में नहीं बोलता है कि दिस इज द वेरी बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही वो किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था। ही इज द सेम गाय हुम आई मेट यस्टरडे, यही वो आदमी जिससे मैं कल मिला था। तो आप द कब यूज कर रहे हैं? व्हेन you and the other person you are interacting with know you or knows the same person, तो दूसरे लोग को जिसके बारे में आप बात करें उसको जानता है, तो आप वहां पर यूज करते हैं। कोई ऐसी चीज है कि आई वॉज राइडिंग इन अ बस yesterday, अब आपने एक बस का इन आपने आर्टिकल यूज किया, आई वॉज राइडिंग अ बाइक, या आप बोलेंगे आई वॉज गोइंग इन अ बस। ठीक है, आई वॉज गोइंग इन अ, आई वॉज राइडिंग इन अ बस नहीं बोलेंगे, आई वॉज गोइंग इन अ बस, तो आपने इन अ बस बोला, इन द बस आपने नहीं क्यों बोला? क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज वहां पर नहीं, कोई भी बस हो सकती थी। तो आप इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर डिफरेंशिएट करके देन यू चूज दिस वन। अब ये यहाँ पे क्या है, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, और यहाँ पर एन ओल्ड इज रिस्पेक्टेड बाय द यंग। अब यहाँ पे एन ओल्ड क्या हो गया ना, एक जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो गया। क्या जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो गया कि मतलब एन ओल्ड, अब एक यहाँ पर द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड मतलब एक पूरी कम्युनिटी ले ली गई, और यहाँ पर एन ओल्ड इज रिस्पेक्टेड बाय द यंग, यहाँ पर क्या ले लिया गया कि मतलब भाई एक पर्टिकुलर आदमी जिसके बारे में आपको मालूम नहीं, लेकिन फिर भी आपने बात कर लिया, लेकिन यहाँ पर पूरी कम्युनिटी ले गई, द ओल्ड, द ग्रेट। तो ऐसी तरीके से ये जो है आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन जो आंसर है ये राइट है, एन ओल्ड इज रिस्पेक्टेड बाय अ यंग। ठीक है, नाउ दिस वन, चूज द करेक्ट prepositions to fill in the blanks the given sentence. Don't cite those who act contrary to the national interest, या for so let me know this one। और ये जो आप देख रहे हैं, चूज द सेंटेंस इन विच द करेक्ट आर्टिकल्स आर यूज्ड, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, एंड ओल्ड इज रिस्पेक्टेड बाय यंग, ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, एंड द ओल्ड इज रिस्पेक्टेड बाय द यंग। यहाँ पर जो मार्किंग्स लगे हुए हैं दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर जो एक जनरल सेंस में लिया गया था ओल्ड, इसके अंदर सारे बूढ़े आ गए, सारे बूढ़ों की ये कौन करता है रिस्पेक्ट, हम किसकी मतलब कद्र क्यों करते हैं, किसी को इज्जत क्यों करते हैं, सारे हम अपने बड़ों की बूढ़ों की हम इज्जत करते हैं। तो वो जो एक पूरा एक आपने एक जनरल सेंस में ले लिया किसी भी द ओल्ड को, तो यहाँ पर द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, ये होगा अपना आंसर। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द सेंटेंस दैट हैज बीन गिवन हियर। तो ये चारों में आप समझ लीजिए। सो द मार्किंग इज, मैंने अभी देखा एंड देन आई सॉ दैट द मार्किंग इज रॉन्ग एक्चुअली, जिसने पेपर दिया था ही मार्क्ड इट एंड देन आई सॉ दिस, ओके ही हैज मार्क्ड इट रॉन्ग। तो द करेक्ट आंसर इज द ओल्ड, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, क्योंकि हम बड़े बूढ़ों की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। सो दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, आई विल गिव इट अ मोमेंट। If you have any type of question that you want to ask, you can ask me related to this, of course. ठीक है, and then we'll go to the next question. This is kind of, if I talk about this, choose the correct prepositions to fill in the blanks in the given sentence. ये थोड़ा सा tricky है, तो I'll give you a time.
डोंट साइड फॉर अगेंस्ट, टू with टू, दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है? आई नहीं बोलते कि हम लोग हिज स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू हिज एक्शंस, जो बोलता है वैसा करता नहीं, तो कौन मतलब अपोजिट होना। सो कॉन्ट्राडिक्ट उसे कॉन्ट्ररी मतलब यानी उसका अपोजिट। कॉन्ट्ररी अब होगा विथ नेशनल इंटरेस्ट टू नेशनल इंटरेस्ट, क्या होगा? अब देखो इसके अंदर आप लगा सकते हो। बहुत सारे लोग ना इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगेंस्ट तो होना ही चाहिए, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। आई गेट योर पॉइंट, बट look for this one too. This is completely different. 37 का 4, okay, 4 with 2. Don't side with those who act contrary to national interest. Mashallah, most of you have given the correct answer. Okay. तो दिस इज, देखो कितने लोगों ने, आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग दिस, डोंट साइड टू दोस। अब वो प्रीपोजिशंस के चक्कर में ना कि नहीं टू होगा, ऑन होगा, अपॉन होगा, ये इनटू होगा, ऑन टू होगा, इसके लिए ना उन लोग टू ज्यादा उठा लेते हैं। बट दिस इज रॉन्ग नोशन, this is not the correct way of judging the preposition whether to put this one or the another one that you have already chosen. So what I would recommend कि आप जब भी चूज करने, just think कि ये जो side with जो होता है ना, side with ये असल में है phrasal verb. If I talk about in going in deep little bit, if you don't mind, तो don't side with those नहीं बोलते कि मतलब you know after meeting him he sided with him and did not give me the opportunity to work. वो उसके साथ हो गया, मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। they have sided with them, वो उनके साथ हो गया, नहीं तो सेम चीज हो गई। डोंट साइड विद दोज, उनका साथ मत दो, उनके साथ मत मिलो, हु एक्ट कॉन्ट्ररी टू नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट राइट। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, 38. चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर जो है देयर वाज नो ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल देखो उर्दू का है तो मैं मतलब मोस्टली पीपल आर फ्रॉम उर्दू बैकग्राउंड, तो इसके लिए ऑस्टेंसिबल का मतलब अगर मैं एग्जैक्ट बता दूँ बज़ाहिर या जाहिर में, यानी बोलते जाहिर में ऐसी कोई बात नहीं है या बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं, तो ऑस्टेंसिबल का मतलब बज़ाहिर होता है। अब उसका देखिए नियरेस्ट मीनिंग क्या, मतलब आप क्या एक तरीके से सिनोनिम ढूंढ रहे जो उससे मिलता जुलता अल्फाज। ठीक है, हिडन छुपा हुआ, कोवर्ट खुफिया, अपेरेंट और सीक्रेट। देखो ये तीन जो है ना, तीन चीजें ऑलमोस्ट सेम ही हो जा रही है, हिडन, कोवर्ट, सीक्रेट, खाली फोर्थ जो थर्ड जो है ना अपेरेंट, ये थोड़ा सा अलग है। तो लेट्स सी 38 का पहला हिडन, ओके। 37 का 2 किसी ने कहा, नो एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। 37 का सैमा दैट इज रॉन्ग, ओके। 2 जो है ना ये गलत है, टू नहीं होगा, डोंट साइड टू दोज नहीं, डोंट साइड विथ दोज, तो ये करेक्ट है। 38 का कितने लोगों ने 3 कहा, करेक्ट, नाइस, apparent, yes. तो there was no ostensible reason for her being angry at her husband's remark. उसके शौहर की बातों पर गुस्सा होने का क्या था रीजन? हाँ, there was no ostensible, कोई जाहिर रीजन नहीं था उसके गुस्सा होने का, उसके हस्बैंड की बात पे गुस्सा होने का कोई ऐसा जाहिर रीजन था नहीं। बाहिर में तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी जिससे उसकी हस्बैंड की बात पर उसको जो गुस्सा आना चाहिए। दिस इज द सेंटेंस। तो अब apparent नहीं बोलते, apparently he did not like the way I talked to him, ऐसा लगता है कि या बज़ाहिर में ऐसा कि मैंने उससे बात किया उसको पसंद नहीं आया। apparently he did not like these things, उसको उसने पसंद नहीं किया। apparently he missed the opportunity and then thought not going there। इस तरीके के आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, सो अगर मैं आपको आगे बढ़ूं, दिस वन I'll mark this one। तो अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, सो दिस वन इज करेक्ट, यहाँ पर मैंने आपको दिस वन इज करेक्ट, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका कि विथ, ठीक है, डोंट साइड विथ दोज
who act contrary to national interest. And then if I go further, यहां पर आपका आ जाएगा apparent. This is the correct one. There was no apparent reason for her being angry at her husband's remarks. This is the answer. Now if I move further, 39, ठीक है. Choose the word opposite in meaning to the given word. Exasperate. अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं बता दूंगा तो पहली बात हो जाएगी, इसके लिए मैं पहले ये सबके मीनिंग बता दूं. बिलिटल, कम करना, थोड़ा सा, ये सब बिलिटल, वो उसका मीनिंग हो गया. एनॉय, एनॉय का मतलब क्या हो गया, गुस्सा दिलाना, ठीक है, उसको मतलब परेशान करना, काइंड ऑफ. टार्निश, टार्निश का मतलब भी वही, किसी की मतलब है नहीं कि इज्जत में कमी करना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना. इट विल गोइंग देयर विल टार्निश योर रेपुटेशन. वो आपकी रेपुटेशन को कम करेगा, खराब करेगा, मैला कुचैला करना, वो वाली चीजें नहीं होगी. इट टार्निश्ड द एंटायर ग्लोरी. तो ये सब टार्निश उसके लिए आया. प्लीज, प्लीज का मतलब क्या हो गया, सिर्फ वही नहीं, मेहरबानी वाला नहीं, प्लीज का मतलब होता है खुश करना भी, ठीक है. तो 39 का मैं देख रहा हूँ, आई हैव सीन मेनी पीपल आर ऑलरेडी गिविंग मी द आंसर. सो मोस्ट ऑफ यू हैव चोजन 39 का 4. पीपल विथ 3, जो लोग तीसरा जवाब दे रहे हैं कि 39वें का तीसरा, जिसका मतलब होता है टार्निश. देखिए टार्निश और एग्जैस्परेट थोड़ा सा ऑपोजिट मीनिंग हमको लेना. अच्छा, एग्जैस्परेट का मतलब क्या होता है, परेशान कर देना है, वही परेशान करना, गुस्सा दिलाना, यही सब बात होती है. एग्जैस्परेट का मतलब भी वही होता है. तो उसका एंटोनिम हमको ढूंढना है, अपोजिट मीनिंग. तो अपोजिट मीनिंग में आपका प्लीज आ जाएगा, मतलब सामने वाले को खुश करना. So people who are writing 3 thinking that tarnish will be the answer is not the answer. Rather, it is please. What a pleasing answer that has been given to me by the student. नहीं बोलते हम लोग it's my pleasure, ठीक है. उसके बाद he wouldn't seemed pleased by the answer or by the response given by him. ऐसा देख करके उसे लगा नहीं कि मतलब वो खुश हुआ है. और the environment is not pleasing, नहीं बोलते हम लोग ये सब सिंपल सेंटेंस. the environment is not pleasing, ठीक है. कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है सीमा? आई वुड लाइक टू टेल यू दिस क्वेश्चन पेपर बिलोंग्स टू 2021. 2021 का पेपर है ये. सिंस 2 years, अब दो साल से तो है, मतलब एग्जाम हुआ नहीं. for 2 years it has not been conducted. since 2021, 2021 का हुआ. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है. क्वेश्चन पेपर हुआ ही नहीं है, कोई मतलब एग्जाम्स वर नॉट कंडक्टेड. तो 39 का 4. नाउ मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द आंसर, ठीक है. तो कुछ चीजें यहाँ पर जो है ना, आई वुड लाइक टू टेल यू, ये सब चीजें कैसे, एंटोनिम, सिनोनिम, और जो नहीं बोलते हम लोग नियरेस्ट वर्ड में भी आ जाता है. तो हाउ विल यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब आपको कैसे मतलब यानी कि पता रहेगा. आई टेल मेनी स्टूडेंट्स, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, स्टार्ट रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स. ये सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको वो वर्ड्स जो है ना ज़्यादा यूज़ में आएंगे, जो मतलब यानी कि नॉर्मली आदमी बोलता नहीं है आसपास में. फर्स्ट ऑफ ऑल दी वल्नरेबिलिटी, इफ आई टेल यू, जो प्रॉब्लम हमारी है ना कि अब व्हाई वी डोंट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम 10th और 12th क्लास ऑनवर्ड्स. नहीं बोल पाते ना, 10वीं 12वीं के बाद आप नहीं बोल पाते. मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल कांट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज थॉरोली पोस्ट ग्रेजुएशन. वो अभी भी नहीं बोल पाते, 15वीं के बाद भी नहीं बोल पाते, ग्रेजुएशन हो गया. द रीजन इज, हम सिर्फ अगर कहीं बात करना भी होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल, सेम चीज हो जाती है कि मतलब ओके, आर यू कमिंग, और हैव यू डिलेड दिस, और हैव दिस वर्क बीन डन, और व्हेन विल दिस गेट कंप्लीटेड. इसी टाइप के सेंटेंस बोलते हैं. तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है ना कोशिश करें कि यू स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स. उसमें क्या होगा, लिटरेरी वर्ड्स आपको मिलेंगे. और ये जो है ना एग्जैस्परेट, देखो यहाँ पर अगर इफ आई टेल यू, इसका अपोजिट और क्या हो सकता था. देखो अपोजिट तो हो गया, एग्जैस्परेट हो गया, प्लीज हो गया, ठीक है. अभी इसका अगर बिलिटल हो गया, एनॉय हो गया, टार्निश हो गया.
अब ये बिलिटल को छोड़ दो, लेकिन एनॉय और टार्निश हो गया, इसका सेम मीनिंग अब उसमें मतलब सिनोनिम में चला जाएगा एग्जैस्परेट के। तो आपको अगर कोई और भी वर्ड होता तो आप, कितने लोग टार्निश में क्यों कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एनॉय मालूम है, लोग बोलते नहीं है कि ही इज एन अनोइंग पर्सन, बहुत मतलब बद मिजाज टाइप का भी आप बोल सकते हैं। अब ही अनॉयड मी टू मच, उसने मुझे बहुत परेशान किया, ही इज एन अनोइंग पर्सन। फिर उसके बाद व्हाई आर यू अनोइंग मी, नहीं इस तरीके के सेंटेंस हम बोलते, लेकिन टार्निश ये सब लिटरेरी फॉर्म में आ जाता है। अब इट विल नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि रिसेंटली आई हैड रेड अ नॉवेल, उसके अंदर था कि इट टार्निश्ड हिज एंटायर ग्लोरी, या इट टार्निश्ड हिज रेपुटेशन। तो ऐसे तरीके के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। सो आई वुड एडवाइस कि आप लोग जो है उसका ध्यान रखें, और यू स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, यू स्टार्ट रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज। नॉवेल्स कोई भी लिटरेरी नॉवेल्स आप ले सकते हैं, अगाथा क्रिस्टी, डैन ब्राउन, सिडनी शेल्डन। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, वी स्पोक टू मच ऑन दैट टॉपिक। फिल इन द ब्लैंक, ये हमारे क्लासेस में पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर आवर कोर्सेस, तो हम ये सब कराते भी हैं। एंड नाउ लेट्स सी द पार्ट। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव सप्लाइड। अब क्या क्या अल्टरनेटिव है आप देखेंगे। ही डैश अ रिटन टेस्ट बिफोर ही वाज अपॉइंटेड, हैड बीन गिवन, हैज बीन गिवन, विल बी गिवन, was given। अच्छा, मैं इसका जो है, इफ आई टेल यू, मैं इसका जो है मार्क कर देता हूँ, दिस इज प्लीज। ओके, एग्जैस्परेट का जो है वो अपोजिट हो जाएगा प्लीज। वहां हो गया कि परेशान कर देना, गुस्सा करा देना, एकदम मिजाज खराब करा देना, सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी, उसका जो अपोजिट वर्ड है दिस इज प्लीज। ओके, नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड। तो इसका जो पैसिव फॉर्म हमको देना है उसमें भी क्या, ऑफ पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। अब क्या होगा इसमें, जस्ट लेट मी नो। इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर हमारा जो हमारे टेस्ट के लिए, जो हमारे ऐप पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे कोर्सेज क्रिएट किए गए हैं। सो इफ यू ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ देम यू विल गेट इंग्लिश लेक्चर। ठीक है, तो 40 का आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग आंसर्स, माशाअल्लाह। ओके, 40 का वन, इफ आई टेक हैड बीन गिवन, ओके, ही हैड बीन गिवन अ रिटन टेस्ट बिफोर ही वाज अपॉइंटेड। तो टेस्ट वगैरह लिया जाता है भाई अपॉइंट होने से पहले, एंड पीपल आल्सो गो थ्रू द फॉर्मल ट्रेनिंग्स। तो ओके, सम पीपल हैव सेड विल बी गिवन। देखो, ही विल बी गिवन अ रिटन टेस्ट बिफोर ही वाज अपॉइंटेड, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जरा इसको देखो, इस चीज को देखो थोड़ा सा, इस चीज को देखो, एंड देन लेट मी नो। अगर आप ये वाला चूज कर रहे हो तो क्या आपको सही लग रही है। इफ आई टेल यू दिस, ये वाला ले लो, या ये वाला ले लो, या ये वाला ले लो, जस्ट थिंक अबाउट दैट। नाजमीन, दरख्शां, निस्बा, आप जो है ना थोड़ा सा आगे का भी पढ़ो। इतना अगर मैं छोड़ देता हूं, बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड, तो वी आर टॉकिंग इन पास्ट, and the answers that you people are choosing is will be given, has been given. Yes, Wasim, I can get you. I'll tell you the answer. देखो, मैं मेन चीज क्या है ना इसके अंदर, had been given, कोई भी चीज पास्ट में है, he had been given a written test before he was appointed। अगर will be given होगा तो फिर आगे की चीज he'll be given a written test before he will be appointed, तो वो आगे का भी जो है फ्यूचर में चला जाएगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो वहां पर आपको क्या करना है, पैसिव फॉर्म लेना है। अब यहाँ पर हैज बीन गिवन भी नहीं आएगा। द रीजन हैज बीन गिवन नहीं आएगा क्योंकि आगे ही वॉज अपॉइंटेड, वो अपॉइंट हो चुका था, खत्म, वो अपॉइंटमेंट उसकी हो चुकी है। सो समथिंग वी आर टॉकिंग इन द पास्ट, तो इसके लिए आप हैड बीन आएगा, पास्ट परफेक्ट वाला आएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ही हैड बीन गिवन अ रिटन टेस्ट बिफोर ही वाज अपॉइंटेड। So this is the correct answer. He had been given a written test before he was appointed.
डोंट मेक मिस्टेक्स क्यों? बिकॉज क्योंकि ये जो है ना, ये दिस इज अ क्लू, सो फोकस ऑन द क्लू। अगर आप क्लू पे फोकस करेंगे ना कि अच्छा एक चीज पास में, देखो पैसिव फॉर्म का हमने क्या बताया था, आई हैड टोल्ड इन द क्लास आल्सो, एंड इफ सम पीपल आर प्रेजेंट हियर आई विल जस्ट टेल यू अगेन। अगर कोई चीज पास्ट की है तो पास्ट में रहेगी, अगर कोई चीज फ्यूचर की है तो फ्यूचर में होगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके आप पैसिव फॉर्म्स नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन आप जो है ये सब चीज के पास्ट परफेक्ट के, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस के और पास्ट सिंपल पास्ट के आप इसके बना सकते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट वाला वो उसके आप नहीं बना सकते, ठीक है। ये पेपर सेकेंड है। 41 का 2, देखो 2 अगे 41 का आई टेल यू 41 का 2, लेकिन जो है 40 का वी आर डिस्कसिंग, इट इज ऑलरेडी 1, ठीक है। तो आप इसमें जो है डोंट मेक मिस्टेक्स देयर, क्योंकि आपको क्लू है दिया गया है, तो जस्ट थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इफ आई नाउ choose the correct alternative to fill in the blanks. I, if I were you, dash, ठीक है। I'll apologize, I had apologized, I would apologize, I was apologizing. Very simple। अगर आपको मालूम है कि how we talk in a hypothetical situation, तो अगर आपको मालूम होगा कि hypothetical situation क्या होता है and how do we talk about that, then you will be able to make it very easily. I'll just take a stand here. Okay. ये जो ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना, इसके अंदर आप एक कंडीशनल चीज रखते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को ना कंडीशनल बोला जाता है कि दीज आर कंडीशनल सेंटेंसेस, हाइपोथेटिकल सिचुएशन और अजम्पशन और सपोजिशन, ये इस तरीके के जो है ना वर्ड्स यूज किए जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस के लिए। तो आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग आंसर्स। 41 का 3, आई वुड अपोलोजाइज, ओके। सिमरन पेपर फर्स्ट भी लिया जाएगा, विल लेट यू नो अबाउट दैट थ्रू अ नोटिफिकेशन। आई वुड अपोलोजाइज, ओके नाइस। तो 41 का 3 जो आप देख रहे हैं, आई वुड अपोलोजाइज, दिस इज द करेक्ट वन। और ये क्यों होगा आई वुड अपोलोजाइज? देखो हम लोग नहीं बोलते कि इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू दीज थिंग्स फर्स्ट। मेरा एक दोस्त है वो कहता है इफ आई वर रोड मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, नहीं बोलते ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसका है, सो इफ आई वर अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आई विल फर्स्ट मेक रोड्स लाइक यूएसए, अमेरिका की तरह रोड बनाएगा वो, अगर वो प्राइम मिनिस्टर, ये अगर वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता तो। But unfortunately he is not, so he is just assuming things, or he is just trying to present a hypothetical situation where things can be made sure that it is up to the mark according to him. So in those situation अगर ऐसी कोई बात आ जाती है where you have to talk like that, if नहीं, और यहाँ पे भी अगर if I talk about, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता, if I were you I would have accepted those things, or I would have accepted those offers, या नहीं बोलते हैं। तो सेम चीज, दिस इज इफ आई वुड अपोलोजाइज इफ आई, मैं माफी मांग लेता अगर मैं तुम्हारी तरह होता और वो 10 लाख रुपए ले लेता, जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सो आई वुड अपोलोजाइज इफ आई वर यू, आई वुड नॉट गो देयर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुडंट गो, if I were you I wouldn't go, if I were you I wouldn't do these things. तो आई थिंक कि इतना explanation is enough for this one question. Now we'll proceed further in the interest of time. Choose the alternative showing the correct indirect narration of the given direct speech. अब देखो नरेशन के अंदर आप लोगों को मैंने बताया ये 3-4 चीजें होती है, लेकिन हर जगह पे with that या he said that, तो हर जगह पे that सिर्फ लगाने के बजाय और भी चीजें ऐड की जाती हैं, and this is the place where you will be examined
or your entire test on the narration part will be tested. Thank you, Shahzad, sorry. ठीक है जाकिर, आई ट्राई टू स्पीक मोर इन उर्दू. तो यहाँ पर जो है ना नरेशन वगैरह के बारे में बात करनी है. अब क्या है, द ओल्ड मैन सेड टू हिम, इज योर फादर्स नेम मनोज? क्या तुम्हारे फादर का नाम मनोज है? अब हमारे पास आंसर है, वी हैव द ऑप्शंस. द ओल्ड मैन टोल्ड हिम वेदर हिज फादर्स नेम वाज मनोज. द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड वेदर हिज फादर्स नेम वाज मनोज. द ओल्ड मैन आस्क्ड वेदर The old man asked him whether his father's name was Manoj. अब देखो इसके अंदर एक ही सही है, लेकिन अब आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, only B is correct, which is the old man inquired whether his father's name was Manoj, और दूसरा only C is correct, जो क्या है the old man asked him whether his father's name was Manoj. Both B and C are correct, मतलब ये दोनों भी करेक्ट है. Only A is correct. तो B C भी दिया गया है, B C दोनों भी करेक्ट बोला गया है, और ओनली A इज करेक्ट बोला गया है. लेट मी नो 42 का क्या होगा. सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता दूं, नरेशन के अंदर क्या होता है ना कि आप चीजों को क्या करते हैं, पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. इस चीज को आप मत भूलिए, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ नरेशन. और अगर आप यही भूल जाएंगे, एवरीथिंग विल स्टार्ट गोइंग हेवायर, सब थोड़ा सा जो है ना अजीब होने लगेगा. नथिंग. द ओल्ड मैन सेड टू हिम, इज योर फादर्स नेम मनोज? अब देखो यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट में है क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है. इन्वर्टेड कॉमा भी है एंड द क्वेश्चन मार्क ये भी है. यहां पर आप देखोगे कहीं पर भी जो है इन्वर्टेड कॉमा नहीं है. तो डिफरेंसेस क्या है नरेशन के अंदर? सबसे पहली चीज, ये इंटेरोगेटिव है और ये मतलब आपका एक सेंटेंस हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क के साथ है, इन्वर्टेड कॉमा है. सबसे पहली चीज जो होगी वो एक सिंपल सेंटेंस में बन के आ जाएगी, एक नॉर्मल सेंटेंस में आएगी, जिसके अंदर से इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, कॉमा हट जाएगा, बस एक सिंपल एक सेंटेंस बन जाएगा. इंपेरेटिव जिसको आप बोल सकते हैं या एक सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, वो एक आ जाएगा, आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस आ जाएगा, खत्म. यहाँ पे एक पीरियड के साथ आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा. ये एक डिफरेंस हो गया. दूसरा डिफरेंस ये होता है, यू आर नरेटिंग थिंग्स, आप किसी चीज को बता रहे हैं, तो वो चीज मतलब पहले हो चुकी है. उसने पूछ लिया, बूढ़े आदमी ने उससे पूछ लिया कि उसके अब्बू का नाम मनोज था क्या, उसके पिता का नाम मनोज था क्या, ये उसने पूछ लिया. उसने क्या पूछा कि क्या तुम्हारे पिता का नाम मनोज है, लेकिन अब वो ये चीज को नरेट कर रहा है. तो नरेट कर रहा है, इसके लिए चीजें जो है पास्ट में चली जाती हैं. इसीलिए आप हर जगह पे देखेंगे whether his father's name was मनोज, हर जगह पे was आ गया. अब ये was क्यों आया? इसी वजह से क्योंकि चीजें हो चुकी हैं. तो दूसरा डिफरेंस क्या होगा, एवरीथिंग विल चेंज, टेंस जो है वो चेंज होगा और वो पास्ट में चला आएगा. अनलाइक पैसिव एंड एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस पर मैं इसको एकदम मिलाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक्टिव वॉइस का जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आप टेंस चेंज नहीं करते, वो आगे हम देखेंगे भी. आप वो टेंस को चेंज नहीं करेंगे. अगर वो प्रेजेंट फॉर्म में है, आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, दैट विल बी इन द प्रेजेंट फॉर्म. सेम चीज होगा आपका जो है वो पास्ट फॉर्म में, तो पास्ट में रहेगा. पास्ट परफेक्ट टेंस अगर में है, अगर वो एक्टिव फॉर्म में है, तो पैसिव वॉइस पैसिव फॉर्म भी उसका पास्ट परफेक्ट में बनेगा. हियर इट विल चेंज, कॉमा हट जाएगा, सबसे पहली चीज कॉमा हट जाएगा. सेकेंड थिंग, उसका क्वेश्चन मार्क वगैरह वो सब हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा. तीसरा, उसका टेंस जो चेंज हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया. और चौथी चीज जो होगी कि आप जब वो सामने वाला बता रहा है उसको, तो प्रोनाउन जो हो जाए, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आ जाएगा. अब यहाँ पे उसने ओल्ड मैन सेड टू हिम इज योर फादर्स नेम मनोज, वेदर हिज इज योर की जगह आप देखो हिज आ जा रहा है. दो इट इज रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन जो है वो अगर यहाँ पे किसी का नाम होता तो उसकी जगह पे हिज आ गया यहाँ पे, तो नाउन की जगह ये जो प्रोनाउन हो चेंज हो गया, तो प्रोनाउन भी चेंज होगा.
तो सिर्फ टेंस ही चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा ही नहीं हटेगा, बल्कि प्रोनाउन भी चेंज होगा। तो 42 का देखो अंधाधुंध आंसर मार रहे हो, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट लेकिन जब अगर कोई चीज समझा दी जाए तो यू अंडरस्टैंड एंड थिंक कि मतलब आगे अगर ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस आए तो इस एक्सप्लेनेशन की वजह से आई शुड बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे लोगों ने दिया है कि सी वाला सही है, द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम whether his father's name was मनोज। 42 का 2 कितने लोगों ने बोला, बी वाला। देखो ये जो करेक्ट लिखा है ना, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये जो करेक्ट लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये सच में करेक्ट है। ये सामने वाला जो पेपर दे रहा था उसने ऐसा करेक्ट मार के रखा है। आंसर कुड बी दिस ऑल्सो, ये बोथ बी एंड सी, ये भी आंसर हो सकता है, तो डू नॉट फॉरगेट दैट। तीसरा वाला, अब देखो ना यहां पर चेंज होकर के क्या हुआ, टोल्ड हिम नहीं, हर जगह आप बोलते हैं कि मतलब द ओल्ड मैन टोल्ड हिम, हर जगह पे विद दैट आप लगा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंक्वायर हो, क्योंकि सच बात तो यही है ना, नरेशन आप कर रहे हैं उसकी बात, तो उसने क्या किया था, पूछा था। तो अब ये पांचवी चीज आ गई, कॉमा हटा के, टेंस टेंस चेंज करके, प्रोनाउन चेंज करके, फिर आप आ रहे हैं यहाँ पर, अब उसने क्या किया था, पूछा था, तो वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में था, वो एक पॉजिटिव फॉर्म में नहीं था कि द ओल्ड मैन सेड टू हिम दिस इज नाइस प्लेस, या द ओल्ड मैन सेड टू हिम हाउ ब्यूटीफुल दिस डे इज, तो वहां पे अलग हो जाता। फिर यहाँ पे इंक्वायर्ड की जगह ना आपको लगाना पड़ता कि एक्सप्रेस जॉय या एक्सप्रेस दिस फीलिंग, ऐसा करके फिर आगे लगाना पड़ता, तो वो चीजें अलग है। अब यहाँ पर जो है ना इसके साथ आप क्या करेंगे, नरेट कर रहे हैं तो आप वो चीज भी यहाँ पर डालेंगे, इंक्वायर्ड, आस्क्ड। ओके 42 मीन्स दो मीन्स नीचे के हिसाब से सब अच्छा आप बी कह रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि इसको सच मत समझ लेना कि उसने सही लिखा है, सामने वाले ने गलत भी लिखा होगा। तो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बोथ बी एंड सी। देखो द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड whether his father's name was मनोज, the old man asked him whether his father's name was मनोज। अब देखो कि तो ये ज्यादा सही लग रहा है ना, दिस वन seems more correct, क्योंकि द ओल्ड मैन सेड टू हिम, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हिम खाली ऐड किया गया, द ओल्ड मैन, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, हाँ, द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड और द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम, दोनों ही सही है, इसीलिए यहां पर आपका जो ऑप्शन है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो ये आपका सही आंसर, ना कि ये वो गलत आंसर दे करके आया है, ठीक है। शहजाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सी आपने कहा कि प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, ठीक। द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड, अब यहाँ पर इंक्वायर्ड हिम नहीं होगा ना, इसीलिए यहाँ पर हिम नहीं लगाया गया, या ऐसा हो जाएगा द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड टू हिम, वो एक लेंथी सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज करना कि द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड वेदर हिज फादर्स नेम वाज मनोज, ये भी सही है। और आस्क्ड, यहाँ पर द ओल्ड मैन आस्क्ड वेदर हिज फादर्स नेम तो नहीं, आस्क्ड के बाद आपको जो है ना हिम लगाना, आस्क्ड टू हुम। अब आप नॉर्मली क्या करते हैं, आई इंक्वायर्ड, नहीं आप बोलते आई, आप आगे ये नहीं लगाते आई इंक्वायर्ड टू हिम या आई इंक्वायर्ड फ्रॉम हिम, आप सीधा बोलते हैं आई इंक्वायर्ड, मतलब मैंने इंफॉर्मेशन निकाली या मैंने इस चीज के बारे में जानना चाहता, तो यू इंक्वायर अबाउट समथिंग। लेकिन जब आस्क बोलते हैं तो आपको पूछेगा ना आस्क्ड हुम, किससे पूछा था, या हुम डिड यू आस्क अबाउट दिस, तो यहां पर जब आएगा ना इसका द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम, तो ये हिम लगेगा, ये सही, दिस इज करेक्ट। एंड द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड वेदर हिज फादर्स नेम वाज मनोज, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इंक्वायर्ड के आगे हिम नहीं लगा है, सो इट शुडंट मेक यू कंफ्यूज टू मच। और आई वुड से अगर आपको मालूम होगा इंक्वायर्ड अगर आ गया तो ये वर्ब के आगे आपको जरूरी कि आगे सामने आपको प्रोनाउन लेना है, ठीक है। इफ आई प्रोसीड फर्दर with your permission, identify the figure of speech in the following line। figure of speech आपको अगर मालूम होगा
मोस्टली पोइट्स वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। ऐसे हाल फिलहाल में अगर मैं नॉस्ट्राडेमस की बात करूं, अगर आपने पढ़ा होगा तो नॉस्ट्राडेमस, तो वो क्या करता था, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता था। तो उसके फ्यूचर के प्रेडिक्शंस में वो ऐसी चीज़ें लिखा करता था कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें होंगी, बट इन अ पोएटिक फॉर्म। तो वो पोएटिक फॉर्म में होता था, आप वो जो पोम पढ़ेगा तो बस ऐसी कोई बात है, लेकिन उसका फ्यूचर का प्रेडिक्शन था, तो चीज़ें लिखा करता था। तो पोएटिक फॉर्म के अंदर ना ये सब होते हैं, सिमिल, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, यूफिमिज्म, एपिग्राम। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री। असल में ये बाइबल से लिया गया है, दिस वर्स इज फ्रॉम बाइबल। ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री। अब पर्सोनिफिकेशन है, ये पोस्ट्रॉफी है, यूफिमिज्म है, एपिग्राम है, क्या है? अपोस्ट्रॉफी। ओके, 43 का 2। देखो पर्सोनिफिकेशन दो तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं पहली बात करूँ, पर्सोनिफाई का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई ऐसी जानदार चीज़ नहीं है वो, लेकिन जो है उसको बस ऐसा, जब पोएट उसको यूज़ करता है तो उसको जानदार चीज़ बनाता है। जैसे कि द फ्लावर्स नॉडेड, आपने पढ़ा ही होगा। अब फ्लावर नॉड कर सकता है क्या? कोई चीज़ का जवाब नहीं, बट स्टिल वो यूज़ किया गया, द फ्लावर्स नॉड। तो पर्सोनिफाई, वी आर ट्राइंग टू पर्सोनिफाई हिम एज अ ग्रेट लीडर। या नहीं बोलते कि मतलब वी आर ट्राइंग टू पर्सोनिफाई, डोंट ट्राई टू पर्सोनिफाई दीज थिंग्स। तो पर्सोनिफाई जो मतलब जानदार चीज नहीं है, उसके अंदर जान डालने के बाद वैसी वाली बात करना, उसको बोलते हैं पर्सोनिफाई, टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज। अब हमारी जो जो क्वालिटीज है उसके ऊपर है। सना वेरी नाइस। अगर ऐसे ही कंफ्यूजन में आपको 12 राइट आंसर आ गए तो अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी क्या होगा कि मतलब इन ह्यूमन, ये भी सेम चीज हो गई, लाइफलेस चीजों से मतलब यानी कि बात करना, लाइफलेस चीजों के बारे में बोलना, उसके बारे में आ गया अपोस्ट्रॉफी। ये अपोस्ट्रॉफी एस जो होता है, आप देखेंगे तो दोनों सेम ही है, लेकिन उसके मीनिंग में कंफ्यूज नहीं होना। ये इफ यू टॉक अबाउट लिटरेरी पार्ट, लिटरेरी पार्ट में जाए तो अपोस्ट्रॉफी जो है वो अलग हो गया। वो अपोस्ट्रॉफी एस आप लगाते हैं, दिस इज अहमद फोन, तो वो जो अपोस्ट्रॉफी एस हो गया वो अलग है, ये अपोस्ट्रॉफी अलग है। पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, यूफिमिज्म एंड एपिग्राम। 43 का 2। Most of you have got right. If I, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता हूँ। 43 का 1, personification. Okay. The correct answer is actually personification. मैं अगर आपको बोलूं क्यों ये है करेक्ट आंसर, ग्रेव, ग्रेव क्या है? कब्र से कोई बात करता है क्या? लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बाइबल के अंदर ये है, ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री। थाई, थाई का मतलब क्या होता है, यू। तो वो ओल्ड, इफ आई टॉक अबाउट, वो ओल्ड टेस्टामेंट से उन्होंने, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से उठाया उन्होंने, प्रोबेबली ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट के बारे में आई कैन नॉट टॉक अबाउट, द ओल्ड टेस्टामेंट से। वेयर इज थाई विक्ट्री, कहाँ है, मतलब यानी कि वो फतह कब आएगी। तो ही इज डायरेक्टली टॉकिंग टू ग्रेव। तो वहां पे पर्सोनिफाई, वो पर्सोनिफाई कर रहा है, एक ह्यूमन क्वालिटीज दे रहा है। व्हेन यू टॉक टू समवन, किससे आप बात करते हैं, किसी आदमी से बात करेंगे ना आप, जंगल झाड़ पौधों से तो आप बात नहीं करेंगे। दिस इज द रीजन कि मतलब जो है ओ ग्रेव, तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि ही इज पर्सोनिफाइंग थिंग्स, इसीलिए जो है यहाँ पर ओ ग्रेव बोलकर इसको पर्सोनिफिकेशन में जाएगा। नाउ आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस विच हैज एन एरर। ही इज वेल अप दीज डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ। अब बताइए इसमें क्या है, ए ही इज वेल अप दीज डेज डिस्पाइट, बी हैविंग इल हेल्थ, सी नो एरर, डी।
यस सादिया, ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू ग्रेव, यस। इट्स नॉट कंप्लीटली, अगर इफ आई टॉक अबाउट अपोस्ट नहीं दरअसल अपोस्ट्रॉफी एस जो हो गया वो आपका वो दूसरी चीज में हो गया। सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, के मतलब यानी कि वो अपोस्ट्रॉफी वाला एस वो नहीं है। ओके, नाउ 44 का 1 about the euphemism and epigram. Again, मैं अगर थोड़े से हम बताएं, it will be completely mess, so I'll go in detail about this in the course. Euphemism and epigram you will find in the course for the next of this. 44 का 1, देखो यहाँ पर जो है ना आपको एरर आइडेंटिफाई करने हैं कि मतलब ही इज वेल अप दीज डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ। मतलब अगर मैं आपको सही बता दूं तो इसका मतलब वो ये कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से, तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो ठीक ठाक कर रहा है। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस विच हैज एन एरर। अब देखो इनमें से ना कहीं कोई गलत होगा, या तो ये गलत होगा, या तो ये गलत होगा, या तो ये गलत होगा, या तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। ए बी सी डी इसमें से कोई कुछ तो है जो मतलब यानी गलत नहीं है, और कुछ कोई पार्ट है जो गलत है, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। अगर आप डी कहेंगे तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस परफेक्ट है। और अगर आप ए बोलते हैं तो उसमें से कोई ठीक है, उसमें गलती बताइए, ऐसा है। 44 का 2, दीज डेज डिस्पाइट, ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट 2, 44 का 2, दीज डेज डिस्पाइट। नहीं नहीं, अगर सी अगर आप बोलेंगे ना हैविंग इल हेल्थ, दिस इज नॉट ये। अगर मैं आपको सही बताऊं तो वेल ऑफ होता है एक्चुअली, यहाँ पर जो है ना ए रॉन्ग है। और असल में अगर आप सेंटेंस भी आगे देखेंगे, ही इज वेल ऑफ दीज डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ, तो वेल अप करके जो है ना कोई सेंटेंस ही नहीं बनता, मतलब एक वर्ड ही नहीं कोई वेल वेल अप। वेल अप का मतलब एक तरीके से हो जाता है, अगर आप दूसरे सेंस में ले लेंगे, रोने के बारे में बोलते हैं, हिज आईज वेल्ड अप, मतलब नहीं, वेल्ड अप का मतलब क्या हो गया, वो कुएं के सेंस में चला गया, मतलब कुआं भर गया रोते रोते, तो वो वेल अप उसमें उस सेंस में चला जाता है, इस सेंस में कभी नहीं आएगा। ही इज, तो उसको होना चाहिए ही इज वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब भी क्या होता है ना, बहुत ही रिच होना, तो वो हो जाएगा। आप पूरे कहीं भी सर्च कर लीजिए, यू विल नॉट फाइंड कि वेल अप का कोई सेंटेंस है या कोई वर्ड है, कोई है ही नहीं एक्चुअली। तो ये जो है असल में होना चाहिए था ही इज वेल ऑफ, लेकिन अगर हम वो चीज लगाएंगे तो फिर बाकी की चीजें ठीक है थोड़ी बहुत बन सकती है, लेकिन वैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था ही इज वेल ऑफ दीज डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ, या डिस्पाइट हैविंग मेनी प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस। तो वेल ऑफ का मतलब होता है कि बहुत अच्छा बिजनेस वाला होना, बहुत ज्यादा पैसे वाला होना, उसको वेल ऑफ बोलते हैं। सो द थिंग इज ए जो है ये आपका, दिस इज द एरा, ठीक है। अब नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें क्या है, वी कम हियर दैट वी मे स्टडी। क्लॉज आपको अगर पता ही होगा, आई वोंट गो इनटू मच डिटेल, बट क्लॉज में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक हो गया कि एक इंडिपेंडेंट, और एक हो गया डिपेंडेंट। मतलब यानी अगर दूसरा वाला पार्ट नहीं रहे तो पहले वाले पार्ट का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो और एक हो गया कि मतलब ये पहला वाला पार्ट ठीक है, दूसरा वाला पार्ट नहीं भी मिले तो चलेगा। तो यहां पर क्या हो गया, वी कम हियर दैट वी मे स्टडी, हम यहाँ इसलिए आते हैं ताकि स्टडी कर सके। तो अब क्लॉज के अंदर भी क्या है ना, क्लॉज के अंदर भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, इसकी कैटेगरी में आएंगे आप, सब कैटेगरी में आएंगे। कैटेगरी में क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या कि मतलब पहला वाला सेंटेंस अगर नहीं रहा तो दूसरे वाले का मतलब नहीं बनेगा। और इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि ये क्लॉज दूसरा वाला सेंटेंस रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाला अपना सेंस बना रहा है। यहां पे आएंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज। तो इसमें क्या है, क्लॉज ऑफ प्लेस का मतलब क्या है, जगह के बारे में जब बात हो रही है, जैसे कि wherever he has taken me I have never complained, जहां भी वो मुझे लेके गया मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, wherever। तो ये wherever जो वर्ड है
ये आपका आ गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में। फिर उसके बाद हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। द रीजन ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी हार्ड। तो ये जो बिकॉज है ना, द रीजन ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी हार्ड, तो ये आपका आ गया इसमें, ये कॉज में आ गया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज वो उसका रीजन हो गया। पर्पस हो गया द रीजन व्हाई वी हैव कम हियर बिकॉज वी नीड दीज थिंग्स। तो वहां पर आपका पर्पस हो गया कि आप हम इस चीज के लिए आए हैं, बिकॉज वी नीड दीज थिंग्स। तो ऐसे ही जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं जहां पर आपका प्लेस के बारे में बात हो, जहां पे कोई पर्पस के बारे में बात हो, सेम थिंग गोज हियर। तो यहां पर ये क्या है, वी कम हियर दैट वी मे स्टडी, और सपोजिशन हो गया आपका। फिर यहां पर हो गया कॉज हो गया। नाउ लेट मी नो 45 का कितने लोग कह रहे हैं 3 एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन। ओके, 45 का 2, पीपल आर कंफ्यूज एक्चुअली, वो कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। हम देखो यहाँ पे क्या है, वी कम हियर दैट वी में स्टडी, हम यहाँ आते ताकि स्टडी कर सकें, दैट वी में स्टडी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकें, स्टडी करते हम यहाँ। तो यहाँ पे क्या वजह है आने की, स्टडी करने की, तो ये किस में जाएगा, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में जाएगा। आपका पर्पस फुलफिल होना चाहिए, अगर आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर मतलब क्या आपका यहाँ करके। सो दैट इज द रीजन इट विल गो एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। So this is the correct answer. Adverb clause of purpose. Okay. MashaAllah. So see, some people are getting it right the very first time. अब देखो, choose the one which is correct question tag for the given sentence. Everything is fine. Isn't everything? Isn't this? Isn't it? Isn't that? अब इसमें बताइए आप लोग। 46 का 3। Supposition, if I talk about supposition is something that you suppose कि ऐसा फ्यूचर में होगा। I'll go whenever he calls, जब भी वो कॉल करे। यू सपोज क्या मतलब, वेन एवर ही थिंक्स आई शुड कम, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। आई एम रेडी वेन एवर ही कॉल्स, और वेन एवर ही टेल्स मी टू डू दीज थिंग्स, तो सपोजिशन में चला जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन। यू सपोजिंग थिंग्स, क्यों कॉल करेगा और ये करेगा, इसकी वजह से। देखो, मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव गॉट इजंट इट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, दिस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। बट द थिंग इज, एवरीथिंग की जगह अगर कुछ होता कि मतलब नीड अगर होता या वरीड होता, ऐसा कुछ होता, तो भी आप इजंट इट लगाते। तो हर बार क्वेश्चन टैग में इसको ये मत समझ लेना कि उसके बाद मैं इजंट इट लगा दूंगी या लगा दूंगा, ऐसा नहीं। एवरीथिंग, एनीथिंग, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तब आप लगा यहाँ पर लगा देंगे इजंट इट। लेकिन कोई चीज आता है, कोई चीज आती है जैसे कि आई हैव स्टडीड हैवंट आई, तो यहाँ पर इजंट इट नहीं आएगा। या ही लुक्स गुड, तो वहां पर आएगा डजंट ही। तो वो चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि ये हर जगह पे मैं अगर इजंट इट लगा दूंगा तो काम चल जाएगा। सो आई होप यू आर अवेयर। तो एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब के लिए आप इजंट इट लगा सकते हैं, एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड, एस्टरिस्क, ऑडियंस, एक्रू, ऑलमाइटी। एस्टरिस्क आप सबको मालूम ही है, आजकल बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहे हैं, तो क्या रहते हैं वहां पर। ऑडियंस, यू आर अवेयर, एक्रू, ऑलमाइटी। तो 47, वी हैव रीच्ड 47। ये पेपर उतने टफ नहीं है, इफ आई टेल यू, अगर आप थोड़ा सा स्टडी अगर करेंगे,
अगर सही स्टडी अगर आपकी हो और थ्रू अ गाइडेड, आई वुड से एनी काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज एक्चुअली गाइडिंग यू, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। 47 का 3, मोस्ट ऑफ यू हैव टोल्ड मी 3 एक्रू, ओके एक्रू ओके। ऑल माइटी ठीक लग रहा है आपको, ऑडियंस ठीक लग रही है आपको, ठीक है। एस्टरिस्क एक्रू इज द ओनली वन दैट यू आर सेइंग इट इज ऑड वन। अच्छा एक्रू ओके। फातिमा हैज एक्चुअली गिवन मी द करेक्ट आंसर। तो एक्रू का मतलब क्या होता है कि ऐड होना, नफा होना। सो हिज अकाउंट हैज एक्रूड लॉट ऑफ मनी, उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। सो इट हैज एक्रूड लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका भी ये हो जाता है। तो एक्रू का मतलब होता है नफा होना, अपने उसके अंदर बढ़ना। मोनेटरी फर्म, इफ आई टॉक अबाउट इन दिस सेंस कि मोनेटरी जो बेनिफिट है उसके उसमें आता है, तो एक्रू। तो यहाँ पे रीजन क्या हुआ इसके रॉन्ग होने का, एक सी कम है, दिस इज द ओनली रीजन। तो यहाँ पे ये जो हो गया, ये दिस इज योर आंसर कि आपका जो है ये एक्रू के अंदर एक सी कम है, ये आंसर। 48 में अगर आप जाएंगे, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइन फ्रेज। ही इज आउट एंड आउट रिएक्शनरी। अब अगर आप देखोगे आउट एंड आउट, ये एक इडियम हो गया। तो ये इडियम आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये दूसरा वाला रिएक्शनरी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट आंसर आपको दिया ऑल्टरनेटिव के लिए, डेडली अगेंस्ट, इन फेवर ऑफ, नो मोर, थॉरो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट नॉट टू मच। रिएक्शनरी क्या होता है अगर आप मैं बात करूं तो 48 का 1 पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग मी द आंसर्स टू, ओके। देखो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। हाँ 48 का 1 किसने दिया, डेडली अगेंस्ट, ओके। डेडली अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने 1 कहा है, ओके नाइस नाइस। देखो रिएक्शनरी का मतलब क्या होता है ना, अगर मैं आपको इसका सिनोनिम बता दूं तो दिस इज कंजर्वेटिव। लिबरल कैसा हो गया, ठीक है, थोड़ा आजाद ख्याल का। कंजर्वेटिव नहीं, मतलब उसको कोई चेंज पसंद नहीं है, whether it is political, regional or devotional, any kind of change, he is just not going to accept it। और उसको एक टर्म दे दिया गया that is called, आप एक रिएक्शनरी भी बोल सकते हैं, you can call them कंजर्वेटिव भी आप इनको बोल सकते हैं। तो वो एक टर्म दिया गया है फॉर देम हु एक्ट, पीपल हु डू नॉट लाइक चेंज, बी इट एनी काइंड ऑफ चेंज। तो उसके लिए यहाँ पर सो ही इज आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मतलब कि कंप्लीट, ही इज आउट एंड आउट रिएक्शनरी। मतलब एक तो होता है, ये एक लेवल बता रहा है कि इतने बड़े लेवल का मतलब वो मतलब कंजर्वेटिव है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता उसको, बिल्कुल जरा सा भी चेंज नहीं पसंद करता है वो। तो ही इज आउट एंड आउट का मतलब कंप्लीट हो गया, एक तरीके से कंप्लीट कंजर्वेटिव, बहुत स्ट्रिक्ट अगर मानेंगे तो हो गया वो। तो आप इसको, इसका जो अल्टरनेटिव है जो उसको एक्सप्रेस करता है, तो अल्टरनेटिव के अंदर आप क्या करें, डेडली अगेंस्ट, इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ अगर आप बोलेंगे तो किसी के फेवर में, तो किस चीज के फेवर में, इन फेवर ऑफ व्हाट, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नो मोर कोई सेंस नहीं बनाता है। थॉरो, थॉरो मतलब किस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव होना, काइंड ऑफ थॉरो। या एक तरीके थॉरो आप बोलेंगे तो एक कंप्लीट चीज उसके बारे में हो गई पूरे एकदम अच्छे तरीके से, तो उसको थॉरो बोलते हैं। थॉरो नॉलेज मतलब यानी पूरा कंप्लीट ना, एक चीज का यानी पूरा रट्टा किया हुआ सब कुछ किया, उसको थॉरो बोलते हैं आप, मतलब कोई भी चीज का कंप्लीट नॉलेज। लेकिन डेडली अगेंस्ट, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, डेडली अगेंस्ट। डेडली अगेंस्ट चेंज, आगे की अगर बात करेंगे तो इज आउट एंड आउट रिएक्शनरी। तो अब यहां पर एक्सप्रेस द अंडरलाइन, अब यहां पर आपका डेडली अगेंस्ट हो जाएगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो इफ आई टॉक अबाउट, select the combination of numbers so that alphabets arranged accordingly will form a meaningful word। अब यहां पे क्या बनेगा, देखो पहले ही जिस बंदे ने पेपर दिया ही इज ऑलरेडी रिटन शिकार, रिकाश, राकेश, राकेश, किशिर।
अगर हम देखेंगे तो काशिर भी बन सकता है। 49 का लेट मी नो हाउ विल यू फॉर्म दिस। 49 का 1, अच्छा 1 क्या बनेगा, दो नंबर से, नहीं 1 से नहीं बनेगा। 1 is the wrong answer if I tell you this. In the interest of time I'll tell you, ये बनेगा राकेश। ओके ठीक है, ये होगा, ये फर्स्ट वन आएगा। इफ आई टेल यू दिस, फाइव, सो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर राकेश। राकेश का मतलब होता है ना खुश मिजाज, सादा लिबास वाला बंदा, उसको बोलते हैं राकेश। सो दैट इज राकेश इज द करेक्ट वन। तो 49 का 3 जो है राकेश, ये बनेगा आपका। आई टोल्ड यू, ठीक है। तो कोई शाकिर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। Now select the combination of numbers so that the parts arranged accordingly will form a meaningful sentence. Engaged in other they are because, ये भी आपको जो है ना, I'll give you little bit of head space, तो आप जो है इसको अच्छे से बना सकें। The thing is, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ it will be much better. अरेंज करना, अगेन द सेम थिंग। देखो सब्जेक्ट आप अगर सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे ना, तो फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब उसके आगे आप ऑब्जेक्ट लगाना शुरू करेंगे। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक सेंटेंस, और बाद में इतना आसान हो जाएगा कि एक बार आपको पता चल गया कि यहाँ से शुरू होना है, तो आप डायरेक्टली वो नंबर पे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एंगेज्ड इन अदर, नहीं ठीक है। उसके बाद दे आर, ठीक है, दे आर से शुरू हो सकता था, दे आर, उसके आगे बनेगा क्या, बिकॉज, नहीं बन रहा। इट इज डिफिकल्ट, देखो ये थोड़ा सा एक हिंट दे रहा है कि यहां से शुरू होना चाहिए। इट इज डिफिकल्ट, अब देखो यहाँ पे बन सकता है इट इज डिफिकल्ट दे आर, बन सकता नहीं, इट इज डिफिकल्ट बिकॉज, ठीक है। प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस नहीं बन रहा, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन, देखो यहाँ पे बन सकता है। तो हाँ, ये बन सकता है कि आदमी को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन, फिर उसके बाद क्या बन सकता है, सर्वेंट्स, या यहाँ पे बन सकता है इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन एंगेज्ड इन अदर, नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे सर्वेंट्स इन बिग सिटीज, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हो गया। पहले मैं यहाँ पे ले लूँ तो इसको 1 आप मान लो, जैसे कि सामने वाले ने किया। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, यहाँ पे आपका 2 हो गया। फिर सर्वेंट्स जो है आप यहाँ पे ले लोगे, ये आपका होना चाहिए तीसरा वाला। तो 4, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 5। अब इसमें देखो 4 6 5 किधर है, 4 6 5 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते जाओ। अब 4, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड सर्वेंट्स इन बिग सिटीज। उसके बाद आगे आप खुद देख लो, 3 वाला किधर आ रहा है, बिकॉज, ठीक है। 2, बिकॉज दे आर, ठीक है। एंगेज्ड इन, सही है। 1, प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। तो अगर आपको एक मिल जाता ना क्लू, 3 दो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 भी अगर आपने मिला लिया ना, तो बाकी वाला जो सही हो आपको फौरन मिल जाएगा। तो 4 से शुरू होने वाला एक 4 और 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये 2 और 5 आप देखो, 2 और 5 बनेगा नहीं, दे आर, उसके बाद 5वां किधर है, दे आर सर्वेंट्स इन बिग सिटीज, ठीक है। 3 वाला बिकॉज, और उसके बाद 4 क्या है, इट इज डिफिकल्ट, वहां पे जाके ही खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप इट इज डिफिकल्ट से आप शुरू करेंगे, या ऐसा जहां पे ऐसा नहीं हम बनाते हैं, इट इज नॉट गुड या इट इज प्रॉफिटेबल बिजनेस, ऐसे करके काफी सेंटेंस बनते हैं। तो जब आप ऐसे शुरू करेंगे इट विल बी वेरी इजी। जब वहां पे आप पहुंच गए तो फिर आप देखो ऐसा कोई 7 से कोई शुरू नहीं हो, प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। तो इसीलिए आपको 2-3 भी मिल गया, तो आप आगे का मिलाएंगे, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो क्या सेंटेंस बनेगा, इट इज डिफिकल्ट
to find servants in big cities engaged in other because they are engaged in other profitable business professions। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि नौकर ढूंढना जो है ना शहरों में बहुत मुश्किल हो जा रहा है। क्यों? मतलब यानी मैन सर्वेंट्स, विमेन नहीं, यहाँ पे मैन की बात हो रही है, मतलब मर्द लोग जो मतलब सर्वेंट नौकर काम करें ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है बड़े शहरों में। क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरे काम में बिजी रहते हैं और दूसरे प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, तो सर्वेंट्स मिलना मुश्किल हो जाता है बड़े शहरों में। ये बात कही जा रही है वहां पे। तो आप थोड़ा सा 3-4 अगर इसको भी मिला लेंगे ना, अगर पढ़ लेंगे क्या बोला जा रहा है, तो भी आपको सेंटेंस बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। It is difficult to find man servants in big city because they are engaged in other profitable professions। Exactly, बस difficult की स्पेलिंग सही कर लेना फातिमा, DIFFICULT होना चाहिए, आपने DEFI कल्ट लिख दिया, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ओके, ये पेपर 2 है फ्रॉम 2021। ठीक है, तो आपका जो हो गया ये तीसरा वाला, ये आपका सही आंसर है। Now if I proceed further, state what part of speech is the underlined word। अब उसमें क्या है, she likes the same color as I do, या adverb है, relative pronoun है, preposition है, conjunction है। There's nothing to worry Fatima, that's completely fine। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे शी लाइक्स द सेम कलर। अब देखो शी लाइक्स यहाँ पे, ठीक है, वर्ब का हो गया, द सेम कलर। सेम कलर आपका किस में चले जाएगा, ये आपका इसमें यहाँ पे जाता है, यहाँ पे वो है ही नहीं पहली बात, अगर आप एडजेक्टिव की देखेंगे तो। ठीक है, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू। अब एडवर्ब इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि एज जो अंडरलाइन पार्ट है वो एडवर्ब का काम नहीं कर रहा। रिलेटिव प्रोनाउन या तो आई की जगह यहाँ पे ही होता, ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आप whom ले लेते, who ले लेते, जैसे कि whom did you talk to या who did you talk to, whom did you meet with। तो ये सब में वो रिलेटिव who, whom, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन एज है ही नहीं, फिर आपका आ जाता है प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। तो प्रेपोजिशन तो एज है ही नहीं, तो यहाँ पे एक ही चीज आपका बचता है, कंजंक्शन। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर के मतलब सेम कलर होता ना तो हम इसको एडवर्ब बना देते, या अगर इसको अगर वो बोलता है कि अंडरलाइन का एडवर्ब है तो मानते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, एज जो अंडरलाइंड पार्ट है दैट इज एक्चुअली कंजंक्शन। शी लाइक्स द सेम कलर, सो दिस इज एक्चुअली कंजंक्शन। शी लाइक्स द सेम, उसको वही कलर पसंद है जो मुझे पसंद है, तो ये क्या कर रहा है, वही कलर उसको पसंद है जो मुझे पसंद है। तो इट इज ज्वाइनिंग एक्चुअली द टू वर्ड्स। तो यहाँ पे सेंटेंस मिला करके आपका हो गया। टेलीग्राम पर ये पेपर्स आएंगे, ये आपको बताया जाएगा, ये मॉक टेस्ट भी अरेंज किया जाएगा, तो ये भी आपको बताया जाएगा, ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब जाते हैं, व्हाट डज द अंडरलाइन मोडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेस, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। क्या है ये, अगर बारिश होती है तो वो लोग नहीं आएंगे। तो अब ये इट शुड रेन, ये मोडाल जो यूज किया गया है, ये आपको सपोजिशन है, ड्यूटी है, सजेशन है, एडवाइस है ना। करेक्ट, आपका प्रीवियस के लिए जो आपने कंजंक्शन का, दैट इज एक्चुअली करेक्ट, यस। 52 का यू आर सेइंग 3 सजेशन, ओके। देखो ये गलत लिखा है, इसका मतलब आप लोग ये कंसीडर मत करना कि मतलब जो है ना ये सही में गलत है, या ये यहाँ पर लिखा गया है कि गलत है, इसका मतलब ये नहीं। सो डू नॉट कंसीडर दोज थिंग कि मतलब वो गलत है। देखो अजम्पशन के लिए हो गया ये सब, एक ऐसा एक क्या बोला जा रहा है, एक अजम्पशन में आ गया कि अगर बारिश हुई तो वो नहीं आएगा। तो आप लोग जो सपोजिशन ले रहे हैं दिस इज एक्चुअली करेक्ट, लेकिन बंदे ने यहाँ पर गलत लिख दिया है बिकॉज आई थिंक ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, सो सपोजिशन इज करेक्ट, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। नहीं, आपको अगर ईमेल भी आता है कि
योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म, शुड यू चेंज एट एनी मोमेंट, जस्ट कॉल अस। अगर आपको चेंज करना हो तो, या शुड यू रिक्वायर एनी हेल्प, कॉल अस। अगर आप तो ये नहीं बोलते इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प जस्ट कॉल अस। शुड यू रिक्वायर एनी चेंजेस, शुड यू रिक्वायर आवर हेल्प, शुड यू थिंक अदरवाइज, फिर उसके आगे लगा होता है कॉल अस और जस्ट लेट अस नो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए भी आ जाता है ये। so this is actually supposition is actually correct. if it should rain they will not come. ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ 53, which of the following pairs is not correctly matched as one word substitution. अब देखो इतना लिखने के बजाय ना एक वर्ड बना दिया गया इसके लिए, कि बजाय 3 चीजें लिखी जाए, इतने सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, इससे बेहतर है कि एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाए कि मतलब हाँ ये जो है इसके लिए सेट बैठता है। तो इसमें से कोई एक पैर जो है ना रॉन्ग है। अब इसके अंदर क्या है, देखो आपने बोला 52 का 4 क्यों नहीं होगा, एडवाइस है। एडवाइस मतलब क्या हो जाता है, आप किसी को सलाह दे रहे हैं। अगर बारिश हुई तो वो नहीं आएगा। अब बारिश के बारे में आप तो जानते नहीं ना कि मतलब बारिश होगी नहीं होगी, यू कैन जस्ट सपोज कि हाँ ठीक है हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, या एक प्रोबेबिलिटी है कि आप बोल सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन आप पूरा श्योर नहीं है। तो एडवाइस में आप ये नहीं बोल रहे हैं इफ इट शुड रेन यू शुडंट कम, अगर बारिश होने लगी या इफ इट रेन्स डोंट कम, तो आपने एक एडवाइस दे दिया। या आप सजेस्ट करेंगे क्या कि इफ इट रेन्स टू मच डू नॉट थिंक टू कम, या डू नॉट प्लीज डू नॉट कम, वो आपका एक सजेशन में चला जाएगा। लेकिन यहां पे क्या बात हो रही है, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, तो ये यहां पर सपोजिशन में चला जाएगा। इसीलिए जो है यहां पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 53, अब इसमें से पेयर्स में एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एनार्की। एनार्की मतलब क्या हो गया कि मतलब कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की क्या हो गया, एनार्की मोनार्की जहां पर राजा का रूल हो, तो वहां पर मोनार्की वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आगे हुआ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय वन ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी। 53 का देखो इसमें वैसे कुछ समझने वाली बात नहीं है। इट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, इतना बोलने के बजाय इसका भाई एक चीज बता दो कि क्या सब्स्टिट्यूट क्या है, इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एनार्की मतलब एनार्की कोई गवर्नमेंट ही नहीं, तो इसके लिए एनार्की हो गया। इफ आई टॉक अबाउट सर्टेन कंट्रीज, लिबिया देखो वहां पे एनार्की, वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। अभी उन लोग सोच रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू मेक गवर्नमेंट। ठीक है, ऑटोनॉमी देखो, ऑटोनॉमी किससे बना है, ऑटोनोमस मतलब यानी गवर्नमेंट ऑफ नोबल्स तो हुआ ही नहीं। ऑटोनॉमी का मतलब हो गया आपको किसी को राज में भी रखना है, जिसके बारे में किसी को बताना नहीं। और एक ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया कि मतलब ऑटोमेटिक, कोई उसको हैंडल करने वाला नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बाय द नोबल्स आ गया तो ऑटोनॉमी गलत है, ये ऑटोनॉमी नहीं कहलाएगा। नहीं, आप कितनी बार बोलते हैं इट इज हैंडल्ड बाय एन ऑटोनोमस बॉडी, तो वो ऐसी बॉडी नहीं होती है कि मतलब नोबल्स की बॉडी होती है, नहीं। ऑटोनॉमी इज रॉन्ग। गवर्नमेंट बाय वन ऑटोक्रेसी, एक ही गवर्नमेंट चला उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी, नहीं आप सुनते ब्यूरोक्रेट, ही इज अ ब्यूरोक्रेट, तो ब्यूरोक्रेसी। ये से गवर्नमेंट बाय द नोबल्स ऑटोनॉमी, ये एक्चुअली रॉन्ग है। तो इसके लिए ये आपका फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये जो पेयर है ये गलत मैच किया गया है, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। ठीक है, तो आपका सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, आई प्रोसीड फर्दर। अब हम लोग 54th पे हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिटी इन इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। देखो अगर आपको ना यहाँ पर डिग्री समझ में आता होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं डिग्री में भी कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एक जुमला बनाऊंगा जिसको देख करके आप समझ आएंगे। द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन बैंगलोर।
द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन बैंगलोर। अब इसके अंदर ठीक है, एक तरीके से आपने कंपैरिजन किया, लेकिन कंपैरिजन गलत हुआ। अब सेम चीज यहां पर अगर आप देखोगे ना, वही चीज अप्लाई हुई है, थोड़ा सा अगर आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा और करेक्ट सेंटेंस आप निकाल लोगे। एक हो गया पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसमें से ये नहीं है, चलो मैंने आपको एक रूल आउट कर दिया। एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसमें से भी ये नहीं है। दिस इज एक्चुअली फ्रॉम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें से है। तो 54 का कितने लोगों ने कहा है? 54 का 4 इज करेक्ट। द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट, देखो अगर आप इसको फोर्थ को बनाते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कंपैरिजन में लोगे तो मोस्ट अगर आ गया तो अब यहाँ पे कोई सिटी नहीं आती, देन एनी सिटी या देन एनी वेयर इन द वर्ल्ड आप बात कर लो। तो दिस इज एक्चुअली द फोर्थ वन इज एक्चुअली द रॉन्ग आंसर। मैं आपको पहले, चलो एक मैंने और रूल आउट कर दिया, अब 3 में से आपको चुनना है। 54 का 2 किस ओके, द पॉपुलेशन, देखो ये इसका मतलब, अगर ये जो है ना, ये अगर किसी ने सही मार्क किया, इसका मतलब ये नहीं कि सही नहीं। आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस सो दैट यू आर अवेयर कि मतलब वो जरूरी नहीं कि सही है, ठीक है। मैं आपको जो सेंटेंस पहले दिया था कि द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन बैंगलोर, तो इसमें क्या हो जा रहा है मैं आपको बता, द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन बैंगलोर, मतलब यानी बैंगलोर से आप डायरेक्ट कंपेयर कर दे रहे हैं। आप वहां पे दोबारा आपको कैसे बनाना चाहिए, द वेदर ऑफ बैंगलोर, द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन द वेदर ऑफ बैंगलोर। आप दोबारा वहां के वेदर की बात करो, आप पूरे बैंगलोर की बात कर ले, इसके लिए रॉन्ग हो गया। तो यहां पर अगर आप 3 देखोगे, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिटी इन इंडिया, ये इसका दो, तो एक्चुअली द आंसर इज थर्ड वन, ये आपका सही आंसर है। तो आप अगर सिटी को नहीं बोलोगे ना कि देन दैट ऑफ एनी सिटी इन इंडिया, तो फिर आपका आंसर सही बनेगा। अगर आप बोलो, मैं जैसे बोला कि बैंगलोर, तो पूरे बैंगलोर को नहीं, बैंगलोर के वेदर की बात करो। आप जब भी कंपैरिजन में बात कर रहे हो ना, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मतलब ये मैं सिर्फ यहाँ के मुंबई के वेदर को बैंगलोर के वेदर से कंपेयर कर रहा हूँ, पूरे बैंगलोर को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। और दूसरे सेंटेंस में यही हो रहा है, इसीलिए कंफ्यूज, पहले वाला तो नहीं होगा कंफ्यूज कोई उतना, लेकिन दूसरे वाले में हो जाता है। देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, देन दैट ऑफ एनी सिटी इन इंडिया, ये असल में होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि डायरेक्टली किसी भी चीज को जो है ना, पूरे होल एरिया से, होल रीजन से आप कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है। तो द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम बढ़ रहे हैं 55th की तरफ। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। कैनवस शूज आर नो लॉन्गर इन वोग, और candidates who are not allowed to canvass for votes on the day of the election। अब देखो, only A is correct, only B is correct, both A and B are correct, both A and B are wrong। तीसरा, शर्मा मैंने ऊपर ही एक्सप्लेनेशन दिया कि तीसरा क्यों आएगा, क्योंकि देन दैट ऑफ, जब मैंने बोला ना कि आप डायरेक्टली किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते सामने वाले के पूरी चीजों से, तो इसके लिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट, अबव वाला। और ये वाला जो है, इसमें आप लोग कह रहे हैं, बहुत ज्यादातर लोग कह रहे हैं तीसरा करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मैं आपको बता दूं, कैनवस और कैनवस दोनों में एस का फर्क है, लेकिन यहां पर ना उन्होंने चेंज कर दिया। ये जो कैनवस है, ये जो कैनवस है, आप दोनों की मीनिंग को सेम मत समझो। ये कैनवस इधर होना चाहिए था और ये कैनवस इधर होना चाहिए था। ये एक ऐसा फैब्रिक है जो एक तरीके से वेदर, ये होता है, क्या बोलेंगे उसको, पानी नहीं जाएगा उस पर, वाटर प्रूफ फैब्रिक होता है, उसको जूते में इस्तेमाल किया जाता है, टेंट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो कैनवस है, वो कैनवस को उन्होंने, और ये कैनवस वोट वाला है, कि मतलब यानी किसी को ये करना, इलेक्शन डे के टाइम पे वहां पे किसी को वोट डालने के लिए एक ये बोलना, तो इसी के लिए वो कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैनवस वोट्स ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। वो कैंडिडेट मतलब वोट नहीं डालेंगे। तो वो ये वाला जो कैनवस है ना, कि वोट डालना,
कास्ट योर वोट, ये वाला ये इधर होना चाहिए था और ये वाला कैनवस जो उधर होना चाहिए था। तो इसके लिए यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। आप जो है मेरे अंदर से कंफ्यूज इसके लिए होगा क्योंकि आपको एक ही आपने कैनवस शूज का सुना होगा या सिर्फ कैनवस सुना होगा। आप जाकर के जो है ना इसका कैनवस और कैनवस दोनों की डिफरेंशिएशन को देखिए, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही है कि बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने रिवर्स कर दिया पोजीशन को। ठीक है, नाउ आई विल गो टू द 56th वन। चूज द ऑड मैन आउट, ट्राउजर्स, आर्म्स, सीजर्स, इनिंग्स। वेरी इजी अगर मैं आपको बताऊं तो, बट स्टिल। हाँ फातिमा करेक्ट, ऊपर वाला नीचे आना था, वो कैनवस जो था वहां पे डबल एस वाला वो नीचे आना चाहिए, नीचे वाला जो ऊपर जाना चाहिए था, बट एक्चुअली they reverse the position, both are wrong actually, yes. तो 54 56 का choose the odd man out, trousers, arms, scissors, innings, क्या होगा इसके अंदर? arms, ओके okay. कितने लोगों ने 4 बोला? फोर्थ इनिंग्स, अच्छा 56 का 2 आर्म्स, ओके अच्छा काफी लोगों ने मतलब इसके ऊपर स्टडी कर लिया, सो इट्स नाइस। देखो ट्राउजर्स में आपको दे कम इन पेयर्स, उनके जोड़े होते हैं। सीजर्स में भी आपको 2 जोड़े मिलते हैं, ट्राउजर्स में भी जोड़े मिलते हैं, इनिंग्स भी होती है, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग। आर्म्स चैरिटी का पैसा हो, जक़ात का पैसा, उसके लिए, तो आर्म्स इसका कोई पेयर नहीं है, तो इसके लिए नंबर 2 इज एक्चुअली करेक्ट। आर्म्स हो गया आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद तो if I proceed further, 57, choose the alternative which best expresses the meaning of the underlined idiom। तो इस idiom का जो है मतलब अल्टरनेटिव बताइए जो बेस्ट है। अब क्या है वो? मोनिकाज हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स। पिकिंग होल्स का मतलब क्या हो गया? इफ यू आर अवेयर, इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी अर्कसम। चलो मैं आपको थोड़ा बताता। पिकिंग होल का मतलब है बुराई निकालना, बस टटोलना, किसी की टोह में लगे रहना, एक तरीके से वो भी हो जाता है। तो हालांकि पिकिंग होल इफ आई बी मोर प्रिसाइज तो ये कि बुराई निकालना, प्रॉब्लम निकालना। तो इसका क्या हो जाएगा? एडमायरिंग पीपल। एडमायरिंग पीपल का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब पसंद करना किसी को। तो एडमायर, आई एडमायर हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ, किसी की पसंद करना। फाइंडिंग फॉल्ट, अगेन वेरी प्रिसाइज हो सकता है। क्रिटिसाइजिंग पीपल, किसी की तनकीद करना, लोगों पर तनकीद करना। आर्ग्यूइंग विथ पीपल, लोगों के साथ जो है आर्ग्यू करना, बहस मुबाहिसा करना। तो इसके अंदर क्या होगा? अब आप बोलेंगे ये 3 में बन रहा है बराबर, लेकिन ओनली वन कुड बी करेक्ट, राइट। 57 का कितने लोगों ने 2 बोला है? फाइंडिंग फॉल्ट, ओके नाइस नाइस। नुक्ता चीनी फातिमा, यस करेक्ट, नुक्ता चीनी करना, ओके यस। तो 57 का 2 आप लोगों ने काफी सही पकड़ा। अर्कसम का मतलब आई होप कि आप लोगों को मालूम ही होगा। इज अर्कसम, अर्कसम का मतलब क्या? जो लोग पसंद नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं होती, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर वही रिलेशनशिप इज वेरी अर्कसम, शी हैज सम वेरी अर्कसम काइंड ऑफ बिहेवियर। तो इस तरीके की भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइंडिंग फॉल्ट। सो मोनिका's हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी अर्कसम। ठीक है, तो इफ आई मार्क इट हियर, तो ये फाइंडिंग फॉल्ट ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ विल प्रोसीड फर्दर। द स्पेशलिस्ट हु केयर्स एंड ट्रीट्स फीट इज, पैरों को जो ठीक करता है, वो केयर करता है बराबर, वो उसका क्या है? ऑस्टियोपैथ, ऑर्थोपेडिस्ट, कायरोपोडिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। 56 समझ प्लीज, ओके ठीक है। 2 2 बोल रहे हैं आप लोग ऑर्थोपेडिस्ट, अच्छा ठीक है। ऑर्थोपेडिक आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा आई गेस, इसके लिए आप लोगों ने उसको पकड़ लिया, बहुत सही, अच्छी बात है। ठीक है,
देखो आप लोगों को मेरे अंदाज से ना डिफरेंस शायद नहीं पता होगा, इसकी वजह से यू आर मेकिंग मिस्टेक। ये ऑर्थोपेडिस्ट हो गया, ये सबका पूरा फॉर द मस्कुलेटल, एंटायर मस्कुलेटल प्रॉब्लम, कहीं का भी हड्डी का जोड़ हो गया ना, वो आपका ऑर्थोपेडिस्ट देखेगा। ऑस्टियोपैथ के पास भी दो तरीके होते हैं ठीक करने के, वो भी पूरा देखता है। लेकिन कायरोपोडिस्ट जो होता है ना, ये सिर्फ पैर का ही देखता है। दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो इसीलिए जो है ना 58 का ये थर्ड वाला सही है, कायरोपोडिस्ट। हमको देखने में लगता है कि मतलब ये कुछ अलग होगा, और ये ऑर्थोपेडिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ, हड्यांचे डॉक्टर, और फिर बाद में आप नीचे देखते हैं कायरोप्रैक्टर, ये आप लोग देखते हैं ये ऑर्थोपेडिक, तो आप लोग वो समझ रहे होंगे। लेकिन वो हड्डी का डॉक्टर वो जो रहता है ना ऑर्थोपेडिक, वो मोस्टली पूरे सिर्फ एक पैर का नहीं रहता है। इन्होंने सिर्फ क्या बोला है, ये नहीं बोला कि हड्डी का डॉक्टर फॉर मस्कुलेटल ऐसे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, नहीं, इन्होंने क्या बोला, हु ट्रीट्स फीट, सिर्फ पैर के बारे में बात की। तो पैर के बारे में कायरोपोडिस्ट इज द आंसर, वो ट्रीट करता है। दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। डर्मेटोलॉजिस्ट, यू आर ऑलरेडी अवेयर, स्किन के प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए आजकल फेस वॉश कितना लगाते हैं लोग, एंड दे गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट आफ्टर सेवरल प्रॉब्लम्स, तो वो आप लोग को मालूम ही होगा आई गेस। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटोरिकल क्वेश्चन। आई होप आपको रिटोरिकल मालूम ही होगा, इफ नॉट आई विल एक्सप्लेन। तो लेकिन आगे जो है ये पढ़ लेते हैं। शुड अ स्कूल हैव अ जिम्नाजियम, क्या स्कूल में एक जिम्नाजियम होना चाहिए? हाउ शुड वन कीप वन सेल्फ फिजिकली फिट, एक आदमी अपने आप को कैसे फिट रखे? Isn't it a shame to torture the weak, क्या कमजोर को सताना एक शर्म की बात नहीं है? What is demonetization, demonetization है क्या? अब इसमें से एक जो है ना एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। तो 59 का ऑस्टियोपैथ भी हड्डी का डॉक्टर होता है, लेकिन वो पूरे हड्डी का डॉक्टर होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली फीट, सिर्फ पैर की बात करेंगे, तो दैट इज आपका कायरोपोडिस्ट। आपका ऑर्थोपेडिक भी क्या होता है, पूरे बदन के हिस्से की बात करता है वो, ठीक है। हाँ, तो कायरोपोडिस्ट इज ओनली फॉर फीट, ठीक है, करेक्ट। अभी 59 का ठीक है, 59 का 3 इज द करेक्ट आंसर। इजंट इट अ शेम टू टॉर्चर द वीक। तो आप लोगों ने 59 का 3 इसके लिए समझ लिया, क्योंकि रिटोरिकल का मतलब मालूम ही होगा आपको। रिटोरिकल का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन किए जाए जिसका हम आंसर तलब नहीं कर रहे, जिसका हमें आंसर नहीं चाहिए, हम सब बस सामने वाले से पूछ रहे हैं, क्या ये इतनी बुरी बात है कि हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए? क्या ये बुरी बात नहीं है कि हम अपने घर को साफ ना रखें? तो इसमें कोई आंसर आप नहीं मांग रहे, बस ये बता रहे हैं। तो इसको इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है। तो रिटोरिकल क्वेश्चन में आ जाएगा, इजंट इट अ शेम टू टॉर्चर द वीक, ये आपका हो गया रिटोरिकल क्वेश्चन। इसमें आपको आंसर नहीं करना है, बस खाली जो है बताना है। एंड देन वी कम टू द लास्ट वन, लास्ट। चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। He finished his exercise and put away his books. अब put away his books, उसमें आ जाएगा कि मतलब having finished his exercise, he put away his books. He finished his exercise by putting away his books. To finish his exercise, he put away his books. And the last one, in spite of finishing his exercise, he put away his books. अब इसमें क्या करना है देख लो, सिंपल सेंटेंस बनाना। अगर आपने पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, तो आई होप यू विल बी एबल टू मेक इट। रिटोरिकल क्वेश्चन को यस नो टाइप कहते हैं? नहीं वसीम, रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब WH टाइप क्वेश्चन हो गया आपको, ठीक है। और हिना, आई थिंक यू गॉट कंफ्यूज। तो रिटोरिकल क्वेश्चन जहां पे आपको आंसर नहीं, मतलब आप आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बस एक सवालिया तरीके से आप एक बात बता रहे हैं, उसको रिटोरिकल बोलते हैं, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्या बड़ों का अदब नहीं करना चाहिए फातिमा? दैट्स करेक्ट फातिमा, यू आस्क्ड अ रिटोरिकल क्वेश्चन नाउ, ठीक है। अब 60 का आप लोग कह रहे हैं 3 टू फिनिश एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स।
ओके, 60 का 2. ओके, ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज बाय पुटिंग अवे हिज बुक्स. देखो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा. हाँ, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स, सेम बनता है इसका. ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज बाय पुटिंग अवे हिज बुक्स. उसने अपना एक्सरसाइज खत्म किया कैसे? बाय पुटिंग, उसकी किताब हटा करके, दूर रख करके. ठीक है, टू फिनिश हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स. एक्सरसाइज फिनिश करने के, खत्म करने के लिए उसने किताब को जो है दूर रख दिया. इन स्पाइट ऑफ फिनिशिंग हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स. ये सब अलग हो जाता है. असल में सिंपल तो बोला गया है, लेकिन फर्स्ट वाला ही करेक्ट है. हैविंग फिनिश हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स. सो द फर्स्ट वन इज एक्चुअली द करेक्ट वन. भले ही जो है ना आप क्या करेंगे ना, सिंपल सिंपल बनाने के चक्कर में आप सोचेंगे कि मतलब ये जो है ना, अरे मुझे सेंटेंस को तो छोटा करना है. देखो सिंपल का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस छोटा करना है. बात जो है ना बहुत सिंपल तरीके से आ जानी चाहिए, बस ये. हैविंग फिनिश हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स इज आल्सो सिंपल सेंटेंस. इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है उससे तो सिंपल नहीं हुआ. नहीं, अगर आप इन तीनों में से कोई एक भी चूज करेंगे ना तो आपका मतलब ही बदल जाएगा. ही फिनिश हिज एक्सरसाइज बाय पुटिंग अवे हिज बुक्स. कैसे खत्म किया उसने? किताब को दूर रख करके. और यहाँ पर वो बन जाता है कि किताब को दूर रखेगा तो फिर वो एक्सरसाइज फिनिश करेगा. और फिर यहाँ पर बन जाएगा कि फिनिश करने के, इन स्पाइट ऑफ फिनिशिंग हिज एक्सरसाइज, ये इसके एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद भी, इसके बावजूद भी उसने जो है किताब दूर रख दिया. तो आप गलत सेंटेंस मत चूज कर लो जस्ट बिकॉज कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है. सो ऑप्शन 1 इज एक्चुअली द करेक्ट वन. इसीलिए बंदे ने भी जो है ना 3 कट मारा है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया था कि मतलब जो है ये सही नहीं है. तो आई होप कि आपको जो है ये पेपर 2 का आपको समझ में आया होगा. एंड तो जो लोग मॉक टेस्ट की बात कर रहे थे, तो उसको मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, और उसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है. तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाद में ऐप्स जा करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं. दिस इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन, पीपल हु आर पार्ट ऑफ आर एक्चुअली टेस्ट कोर्स, उनका भी और जो नहीं है उनका भी. ठीक है, तो दिस वाज कंप्लीट एनालिसिस और आपको आंसर दिया मैंने. और एक चीज़ तो आप लोग ये भी देखें कि सेंटेंस को जो है ना एक बार पढ़ लें, और जो भी आपके सामने क्वेश्चन आया ना तो थोड़ा सा आपने जो भी स्टडी किया उसमें सारे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ना खंगालने की कोशिश करें कि हमने इसके बारे में, कोई आर्टिकल के बारे में आ जाए तो आपके सामने वो चीज़ें आ जानी चाहिए. ए एंड दी वगैरह हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेट के लिए क्या आया था, इनडेफिनेट के लिए क्या आया था, पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या आया था. नरेशन की बात आए तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छा मुझे क्या क्या लगाना है, क्या निकालना है. डिग्री के बारे में समझ में आ जाना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. तो ये चीज़ें जैसे फौरन आपके दिमाग में आती जाएंगी ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्टार्ट गेसिंग ऑल दोज आंसर्स. सो दिस वाज ऑल. और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आई विल से द सेम थिंग विच एवरीवन सेज, डू लाइक शेयर एंड शेयर इन द अदर ग्रुप्स. और आपको लग रहा है कि दूसरे लोग जो टीचर्स के टीईटी के लिए स्टडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सेंड इट टू देम सो दैट इट मे हेल्प अदर्स. एंड थैंक यू सो